तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम अल्काइल हैलाइड की यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ गए हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी काफी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, अल्कोहल्स की भी बहुत पूछी जाती है। वैसे ही आपके पास अल्काइल हैलाइड से एक छोटा सा पार्ट कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन आपके पास में ब्रोमाइड और आयोडाइड के बारे में कहा जाता है, बिकॉज आप जानते हो कि जो ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं उनकी साइज बड़े हैं, उनमें थोड़े लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनमें आपके पास में कलर आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल उनमें कलर आ सकते हैं। तो डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, क्लियरली यहां पे लिखा गया है Many volatile halogen compound have sweet smells। ये आपके पास भी बात कही गई है कि volatile compound। तो कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी की किसी लाइन पर आपको सवाल यानी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो वो कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। एक बात और बताना चाहता हूं जो यहाँ ये आपसे करना चाह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देखो वो तुम्हारे पास में एक तो डिपेंड करते हैं मोलर मास पे। देखो मोलर मास तो है ही, और आपके पास एक फैक्टर जो होता है वो मॉलिक्यूल की पोलरिटी भी होती है। दोनों को अलग अलग रूप में पहचानना काफी मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं काफी सारी प्रैक्टिसेस बॉइलिंग पॉइंट पर आपको कराते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेनली किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगे? इन दो फैक्टर्स। जैसे कि सुनो मेरी बात, यदि मुझे कहा जाए कि आपके पास में RI है, RBr है, RCl है और RF है, तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू द मोलर मास आपके पास में, क्योंकि I का मोलर मास ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और यदि मान लो कि सारे ही क्लोराइड होते, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड, अगेन देयर इज अ मॉलिक्यूलर मास, वहां भी आपको जो अप्लाई हो गया वो मोलर मास ही हो गया इस फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो मोलर मास और पोलरिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे आप सवाल करते ही हैं। पोलरिटी का मतलब है कि पोलरिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, दूसरे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितना जितना मास बढ़ेगा, लेकिन आपको फिर भी ये पता होना चाहिए कि यदि आइसोमरिक आपको हैलोजन डेरिवेटिव दे रखे हैं तो आयोडाइड्स जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रखना है। हैलोजेंस में भी अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो हैलोजेंस में भी कहें तो वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण बॉइलिंग पॉइंट का यही ऑर्डर होता है। बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड के हैं। और एक बात हम आपको और भी अल्केन्स में भी पढ़ा चुके हैं पहले भी, कि अगर मॉलिक्यूल्स में ब्रांचिंग होती है और वो आइसोमेरिक हैं, फॉर एग्जांपल वी टेकन दिस ब्यूटाइल क्लोराइड and here we taken isobutyl chloride and taken one the same isomeric tertiary butyl chloride। तो मेरे भाई इसमें देखो तुम्हारे पास ये कितना स्फेरिकल हो गया, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, जबकि ये स्ट्रेट है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फिर किसका होगा? सबसे कम जो होगा इस मैक्सिमम ब्रांच वाले का होगा। तो यहां दिया है कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स जो होते हैं वो गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर। वो गैसेस होते हैं क्योंकि मास कम है, मास कम होने के कारण वो गैसेस हैं। लेकिन यार जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वो लिक्विड्स और सॉलिड्स की तरफ जाते चले जाते हैं। कुछ आयोडाइड्स आपके पास आपको सॉलिड मिलेंगे ही ना भाई, लेकिन क्या हम इतना पर्टिकुलर होकर के इसकी प्रैक्टिस करें? नहीं नहीं भाई, इतना पर्टिकुलर होकर थोड़ी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि यदि मास बढ़ता है तो हम फिजिकल स्टेट सॉलिड की तरफ चले जाते हैं। सही स्टेटमेंट कर देना, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर देना तुम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात मैं आपसे कर रहा था। यहां पर आपसे जो है वो देखो, यहां पर भी चार्ट में शो किया गया है। क्या शो किया गया है जरा देखें। ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल। तो देखो तुम अगर आयोडाइड्स की बात करते हो जो कि येलो कलर में दिखाए गए हैं, उनका मास सबसे ज्यादा होता है ना, तो आइसोमेरिक में वो सबसे ऊपर है। और वैसे अगर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल की बात की जाए सेम हैलोजेंस के साथ, तो मास बढ़ने के साथ वो भी बढ़ रहा। अभी वही तो पढ़ा रहा था भाई। और एक बात और है कि जितना तुम ब्रांचिंग इंक्रीज करते हो, मैंने ये एग्जांपल 375, 364, 346, तो देख लो जितना तुम ब्रांचिंग इंक्रीज करोगे
उतना मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता चला जाएगा। अगर मॉलिक्यूल हैज ब्रांचिंग इन अल्काइल ग्रुप occurs, molecules, note करो, molecules tends to spherical surface area decreases van der Waals forces which holds the molecule also decreases so that boiling point, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो जितना गोला बने ना, गोले का सरफेस एरिया, जो गोला होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, तो वो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई है, यहां फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चल रही है। ये भी आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बॉइलिंग पॉइंट तो आपके पास में नजदीक से ही है, और जिसमें सबसे ज्यादा पोलैरिटी है ऑर्थो में, उसका सबसे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बात यहां पर जो मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट की। ध्यान देना और नोट करना ठीक से। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक होता है मॉलिक्यूलर सिमेट्री, ये फैक्टर, एंड सेकंड आपके पास में मोलर मास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों में सिमेट्री। जैसे कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ट्रांस की जो सिमेट्री होती है, दो आती है ना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आती है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आती है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस के ज्यादा होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसके, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस के होते हैं बिकॉज उसमें सिमेट्री ज्यादा। जैसे कि तुम अगर नियोपेंटेन सुनिए एंड नॉर्मल पेंटेन, इफ यू टेक एन एग्जांपल, द मेल्टिंग पॉइंट of the neopentane is on higher side due to more symmetry. It's more symmetrical. Trans भी ज्यादा symmetrical होते हैं। आप कहेंगे क्या अनलिमिटेड एग्जांपल्स चली जाएंगी क्या इस तरीके के सवालों के? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ना बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन like this is CH3Cl, please, and this is Cl2, and this is methane. And if you want to arrange in the boiling point, consider this question. In this question, we taken this, that methyl chloride is a polar and chlorine and methane are not polar. So polar is the maximum because boiling point depends upon the polarity, and the two molecule does not have any polarity. So we taken the molar mass, and the chlorine molar mass is more than the methane. So there's a more van der Waals forces in the Cl2 because van der Waals forces directly proportional to the molar mass. तो पहले क्या देखोगे? पोलैरिटी, फिर क्या देखोगे? मोलर मास। तुम्हें क्या वो एग्जांपल इनऑर्गेनिक का याद नहीं आता क्या? 11th का HF, HCl, HBr, HI, which have the highest boiling point, HF, due to hydrogen bonding, high polarity, the number one. And the number two is not HCl, is HI, because HI, HBr, HCl, this is the decreasing order. Molar mass of HI is more. Polarity is almost equal. Not there is a much difference in the polarity. So first you take in a polarity. Polarity controls the hydrogen bonding type factors, which increases the intermolecular forces. So very important student कि यहाँ इसका ज्यादा हो गया। अब हमारे पास सवाल तो ये आ रहा है, और ये सवाल आपके पास मैंने देखा मेंस में भी आ जाता है, और मैंने देखा है आपके पास में बोर्ड एग्जामिनेशन का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर सबसे ज्यादा यहां लेके ये चला है, तो आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका लेके चला है वो आप देखिए। ये देखिए ट्रांस सिमेट्रिकल, मतलब ट्रांस मींस द पैरा। सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ये लेके चला है मैक्सिमम, वो पैरा का है, बिकॉज पैरा में सिमेट्री सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया क्या? पैरा में सिमेट्री सबसे ज्यादा है, तो पैरा को तुम्हें सबसे ज्यादा लेके चलना है।
तो ऑर्थो पैरा मेटा है और दोनों ग्रुप अगर सेम हो, दोनों ग्रुप सेम हो, ध्यान रखना, तो आपके पास में पैरा में सिमेट्री सबसे ज्यादा होगी। अब बहुत बड़ी रेंज में तो इसमें सवाल नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर जो भी क्वेश्चंस हमारी रेंज के हैं, जो बीएससी तक हमारे को सवाल की रेंज में आते हैं, वो सवाल तुम्हें आ सकते हैं। मेरे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हेलो अल्केन्स के। अगर कोई इसको पूरा अच्छी तरीके से कर लेता है तो फिर छूटेगा नहीं इसमें कोई भी रिएक्शन। ये याद रखना जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं। एक लंबा जो अनुभव है मेरा रिएक्शंस को लेकर के, वही मैं तुम्हारे साथ इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं। सब्सक्राइब करिए, डिटेल में वीडियो को देखिए, ये मत भूलिएगा। वीडियो को आपके पास जल्दबाजी में है जो है भागते हुए नहीं देखना है, इसको डिटेल में एक कमरे में बैठ करके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, वो तुम्हें याद रखना। और यहां आपके पास में इसने जो बात की है वो डेंसिटी की भी की है मेरे भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें जिसकी यूनिट हमारे पास ग्राम पर सीसी, तो एक बात बताओ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसका लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखा जाएगा, है ना। तो यहां देखो कि तुम्हारे पास में इसने क्या दिया है भाई, जरा ध्यान से देखो। अल्काइल ग्रुप तो आपके पास सेम ही है, हैलोजन अलग अलग है उनका थोड़ा सा, लेकिन इन अल्काइल ग्रुप के कारण वॉल्यूम में इतना फर्क नहीं हो। लेकिन ये जो आई है इसके कारण आयोडाइड्स का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। समझो यार बात को, आयोडाइड का मास बहुत ज्यादा है। तो तुम देख लो कि नीचे की तरफ जाने पर अगर डेंसिटी देखी जाए, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन वाटर, देन क्लोराइड, देन आपके पास फ्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडाइड्स की ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। आप देखिए आयोडाइड्स की हाईएस्ट है, और जिनके अंदर आपका जो हैलोजन है वो आपके पास सेम है, तो आपके पास मास बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी राइज कर रही है। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है स्टूडेंट। आयोडाइड्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये नीट में भी आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अगर आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने तो एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली आपको थ्रू करना पड़ेगा। तो ये आपके पास उसी तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूं, जेईई एडवांस के अंदर मैं अलग तरीके से और एक्स्ट्रा लेक्चर बनाऊंगा, तो क्या इनको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसके बाद ही हम वहां पर थ्रू होकर के जो है वो जाएंगे। यहां पर बहुत अच्छी बात आ गई है, बच्चे इस तरीके के थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट होते हैं जो बीच में आते हैं चैप्टर के अंदर, उसको नेग्लेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं स्टूडेंट, और वो इन चीजों को जो है पढ़ते नहीं है, तो आपके पास उनसे नेग्लेक्ट हो जाती है, और इन्हीं इंटरनल वन लाइनर में से क्वेश्चन बन जाता है। और जब ये सेशन रिजल्ट्स में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो हमारी गलत हो जाते हैं। तो भाई बहुत हाई फाई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं, जो पहले आपके इस रेंज की नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं सर हम क्या करें, हम ये वाली किताब भी कर लें, वो भी कर लें, कैसा डीपीपी इतनी कर ले। अरे भाई पहले कोर्स को तो स्ट्रांग कर ले, उसमें जो कंसेप्ट छिपे हुए हैं वो तो प्रॉपर तू हैंडल कर ले, फिर उसके बाद तू सोचना मुझे क्या क्या लगाना है इन बुक्स के बाद में। और अब आप मेरे जो नोट्स हैं उनको पूरे रिवाइज कर लेते हो तो फिर पीवाईक्यू भी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। केवल जेईई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्टर की, क्योंकि नया सवाल आता है, नया सवाल थिंकिंग का आता है, तो थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। राइट, यहां लिखा हुआ है हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो अल्काइल हैलाइड हैं उनमें ये तो कहा जाएगा कि आपके पास में एक पार्शियल पोलैरिटी तो है, इस कारण ही ये कहा गया स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हो जाती है। In water energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecules and break the hydrogen bond। अब ये क्या कह रहा है, देखो RX के अंदर आपके पास एक पोलैरिटी है, बिल्कुल सही है सर, एंड वाटर इज अंडरगो इन अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है वाटर में। तो यदि इसको इसके साथ में एक एसोसिएशन करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना, और ये जो बॉन्ड बनेगा न्यू बॉन्ड, सुनो ये न्यू बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, ये तो आपके पास क्या हो गया एक तरीके का आयन, और वाटर यहां पे कैसे बिहेव करेगा, एक डाइपोल की तरह। अगर आपके पास में R है और ये आपके पास X है, वाटर एक डाइपोल है, तो आपके पास इससे अट्रैक्शन होने के लिए आयन डाइपोल होगा। तो क्या होना चाहिए कि यहां आपके पास में न्यू बॉन्ड बनेगा, तो ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। सुनिए भाई,
तो ये नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और यहां आपके पास में देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके पास कैसा हो, एंडोथर्मिक। तो मेरे भाई जब तुम्हारे पास में यहां वाली एनर्जी के कंपैरिजन में मान लो ये ज्यादा हो जाए, तब तो डिसॉल्व हो जाए प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं होगा तो मेरे भाई फिर तो तुम्हें जो है वो देने वाली ज्यादा देनी पड़ रही है ना, इसीलिए तुम्हारे पास में सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारे पास में एंडो एनर्जी की वैल्यू है वो एक्सो से ज्यादा है। तुम समझ गए कि नहीं? किस तरीके से इसको लैंग्वेज में लिखोगे, release when new attraction is set up between the haloalkane and the water molecule as they are not as strong the original hydrogen bond and as a result the solubility of haloalkane is water is low। थोड़ी बहुत पोलैरिटी के कारण है, क्लोराइड्स और क्लोराइड्स की तो होती है वो भी, और वो ब्रोमाइड और आयोडाइड की नहीं होती। सबसे ज्यादा फ्लोराइड और क्लोराइड ही होते हैं। कलर में कौन होते हैं? कलर में कौन होते हैं? वैसे तो प्योर फॉर्म में कलर है, अगर कलर होंगे तो कौन होंगे? ब्रोमाइड आयोडाइड वही होंगे, वो भूलना मत मेरा पुराना स्टेटमेंट। तो यहां एज अ रिजल्ट द सॉल्बिलिटी ऑफ लो हाउएवर haloalkanes tend to dissolve in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो एक भूल जाएंगे, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कोवलेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोवलेंट होता है और समान समान को घोल लेता है। माना मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, मैं अच्छा टीचर हूं, अच्छा स्टूडेंट सामने बैठा है, तुम बैठे हो और तुम प्रॉपर नोट्स बनाते हो, उसको लिख के याद करते हो, तो फिर तुम्हें वो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी भैया केमिस्ट्री, और मेरे अगर टच में आ गए तो तुम्हारे नंबर आराम से बनेंगे केमिस्ट्री के अंदर। रिकॉर्ड्स भी ये बात पूरी तरीके से बता दें कि केमिस्ट्री के अंदर अरुण सर के स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। यहां आपके पास हम बताना चाहते हैं intermolecular attraction between the haloalkanes and the solvent have much the same strength as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecules। आपके पास में haloalkane और solvent molecules को अलग अलग करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी लगभग बराबर वहां पर वो आपके पास haloalkanes और वाटर के बीच के अट्रैक्शन की एनर्जी होगी। तो अगर वो बराबर सी भी है तो वो घुलने की टेंडेंसी रखने लग जाएंगे। तो पानी में बहुत ही लो सॉल्बिलिटी होती है, इसको मैंने बता दिया है। यहां पर जो आपके पास में एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहां पर जो बॉन्ड बनाने से रिलीज हो रही है उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो नहीं होगा भाई। केवल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये लोग जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो कई बार हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते पढ़ाते वक्त, लेकिन हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बड़ी स्ट्रॉन्ग SN1 SN2 को बड़ा डेप्थ में करके गए, वहां से सवाल ही नहीं है। तो भाई हर चीज को इंपॉर्टेंट मानते हुए अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेंस का दे रहे हो, तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास माइन्यूट क्वेश्चंस के एग्जाम है। ये आपके पास IIT एडवांस का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का नहीं है कि बहुत अनक्रैकेबल जो चीजें हैं वो आपके पास उस क्रस्ट में से आपको पूछी जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं चीजें करा रहा हूं बस वो स्ट्रांग आप कर जाओ तो ये आपके पास में काफी स्ट्रांग हो जाने वाला है। तो ये हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको पूरा कर गए हैं, और यहां हम जो है अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो हेलो अल्केन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जो मेनली आपके पास में 4 तरीके के होते हैं, SN1, SN2, SNI, SNGP। ये 4 तरीके के होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस अगर उनको देखा जाए तो E1 आपके पास, E2, E1CB और EI, ये भी 4 तरीके के होते हैं। इंटरेस्टिंग नंबर है, दोनों ही 4 प्रकार के हो रहे। और रिएक्शन विथ जहां तक ये मेन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें अगर देखा जाए एकेडमिक बोर्ड्स के लिए तो SN1 SN2 उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन के लिए उनका इतना क्लासिफिकेशंस नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी E1 E2 आ जाए तो अच्छा है। बाकी सभी वाला पार्ट पूरी तरीके से आपके पास कंपटीशन का पार्ट है, और वो आपके पास एंट्रेंस में आता है। थोड़ा बहुत आइडिया मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कॉम्पिटिटिव का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसमें आपको जरूर ये नॉलेज मिल जाएगी। रिएक्शन विथ मेटल अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ में ईथर की प्रेजेंस का ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर जो है वो आप एक रिएजेंट बनाते हैं ग्रेट साइंटिस्ट का, जिसका नाम केमिस्ट्री के अंदर होता है स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और ये अल्काइल हैलाइड से बनता है। इसके जो दंडदाता है वो अल्काइल हैलाइड ही है, और ग्रेट साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड ने 1900 में इसको डिस्कवर किया था, और 1912 में उनको जो है नोबेल प्राइज की मिला। महान ज्ञाता केमिस्ट्री के, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास में कंपाउंड है जो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री की बनाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके इसी चैप्टर में बात करेंगे। अभी फिलहाल बताना चाहते हैं
कि जो आपके पास अल्काइल हाइड है वो जब अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज करेगा तो वो इन 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस में जाता है। तो बच्चों अब हम इसमें जो डील कर रहे हैं आपके साथ, जो करने वाले हैं वो डील करेंगे सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि अल्काइल हाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ये तो आना ही चाहिए, और वो आपके पास होगा SN2 और SN1। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके पास चैप्टर के अंदर आपके पास क्या क्या कंटेंट है और कितना मजेदार है। तो मैं जैसे जैसे आपको ये पढ़ाता जा रहा हूं, मैं जब आज ये पढ़ा रहा हूं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, तो शायद आपको ये अंदाजा होगा कि मैंने प्रिपरेशन पूरी करा दी थी, और 7 प्रिपरेशन जो है आपने जरूर इसकी याद की होगी। अल्कोहल से, अल्केन से, अल्कीन से, अमाइन से, हुंसडीकर रिएक्शन से, हैलोजन एक्सचेंज से, स्वाट रिएक्शंस, वो सब आपने टिप्स पे ले ली हो। बड़ी उम्दा आपके पास में वो रिएक्शंस थी और आप भी बहुत अच्छे तरीके से उनको पढ़ रहे हो, तो दिक्कत कहीं है ही नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज मैंने बताई हैं आपको, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत स्ट्रांगली रिवाइज कीजिए। और हम शुरू करने वाले हैं अब आपके साथ में ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम बताएंगे आपके पास में कि SN2 और SN1 क्या होता है, तभी आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाओगे।